हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का जो है ज्योग्राफी है उसके जो है प्रीवियस 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग जो भी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो है आपको अच्छे से देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के हैं और अपकमिंग एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो है बेनिफिट उठा सके। और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रीवियस 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है इसको आपको देखना है शुरू से अंत तक और कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सा फसल नहीं बोया जाता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना सही हो जाएगा आपका, कि शुष्क कृषि में जो है गन्ना नहीं बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? कौन सा जो है कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो ये सीधी सी बात है, नमक है। नमक जो है ये कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। बाकी चीनी हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय, ये सारे जो है कृषि आधारित उत्पाद हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है रिपीट करके, तो इसको 100% आपको याद कर लेना है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो चावल जो है एक तरह का रोपण फसल ये नहीं है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती करने के लिए कितना एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, इसको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच जो है ये एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए आदर्श तापमान गेहूं की खेती के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जो है चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? मतलब पशु पर निर्भर है, पशुचारण पर निर्भर है। कितने विश्व में कितने लोगों का भरण पोषण जो है अपने पेट पालते हैं? तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 करोड़ व्यक्ति। लगभग 2 करोड़ व्यक्ति जो है इस पर निर्भर हैं पशुचारण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल और धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती जो वह किससे संबंधित है? वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ये है मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत किसको लेते हैं? तो ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फसलों उत्पादन, जो भी फसल उत्पादन करते हैं, पशुपालन और मत्स्य उत्पादन, जो भी मछली का उत्पादन करते हैं, ये तीनों जो है कृषि के अंतर्गत इसको लिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो है कौन सा भाग है? पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान, वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र। तो ये हो जाएगा मैदान। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मैदान जो वह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, सबसे उपयुक्त जगह है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो ये होता है वर्षा। वर्षा अच्छे होने के कारण जो है भारत में कृषि जो है वो बेहतर तरीके से होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ज़्यादा मात्रा में होता है। इस पे जो है इस कारण से जो है भारत में बहुत ही ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। तो वर्षा जो है इंपॉर्टेंट रोल है कृषि में। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के 20 में निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक में हमेशा टॉप करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका जो है यहाँ पे लाइफ स्टाइल लोगों का वो बेहतर है, बहुत ही बेहतर है अदर कंट्री के कंपेयर में। तो ये हमेशा टॉप पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर महबूल हक जो है मूल निवासी कहाँ के थे? कहाँ के ये मूल निवासी थे ये बताना है आपको। तो ये थे पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के निवासी थे। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? मानव विकास का स्तंभ कौन सा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे जो है याद रखना, आपको ध्यान रखना है, सारे मानव विकास सूचकांक के जो है स्तंभ हैं। इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? मध्यकालीन नगर इनमें से कौन सा है? ये हो जाएगा आगरा। आगरा जो है एक मध्यकालीन नगर है, क्योंकि आगरा में जो है बहुत सारे मध्यकालीन इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे शासक जो हैं आगरा पे राज किए हैं, आपको अपने राजधानी बनाए हैं, और बहुत सारे जो है हेरिटेज प्लेस भी हैं, बहुत सारे टूरिस्ट लोकेशन भी हैं आगरा में। तो इसलिए एक ये मध्यकालीन नगर है आगरा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देश भर में निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी भारत की? तो ये थी ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 127 रैंक था 2005 में मानव विकास सूचकांक में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास और आवश्यकता की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? इनमें कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो ये हैं प्राकृतिक संसाधन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है आवश्यक पूर्ति के लिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? विकासशील देश कौन सा है?
तो ये हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो विकासशील देश है, इंपॉर्टेंट दिए गए ऑप्शन में से बताना था आपको। तो बाकी सारे जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये सारे विकसित देश हैं। नाइजीरिया जो है विकासशील देश है। विकासशील देश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे डेवलपमेंट होने बाकी हैं, बहुत कम डेवलपमेंट विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से जो है विकासशील देश के कैटेगरी में आता है नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका यह सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आप आंसर कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी क्लास 12 की तैयारी करते हैं, उसके लिए जो उसको बताइए कि इस चैनल पे जो है वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो आपका एग्जाम का तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो इसलिए जो है ये ऑब्जेक्टिव सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा, शिक्षा, ये सारे जो है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मानव विकास का स्तंभ कौन नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जनसंख्या जो है मानव विकास का स्तंभ नहीं है। 2005 के रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ग्रेटर देन 0.8 था। कितने देशों का था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 57 कंट्री का जो था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो ग्रेटर देन 0.8 था। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से बताना था आपको, तो ये हो जाएगा मिस्र। मिस्र जो है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। नेक्स्ट, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। बाकी लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल ये जो है सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये बताना आपको कि मानव भूगोल का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रेटिजल। रेटिजल रट लेना है आपको। ये जो है रेटिजल जो है ये मानव भूगोल का जो है जनक कहा जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? किसके द्वारा ये कहा गया, ये बताना है आपको। ये कुमारी सैंपल के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्वान जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा विद्वान जो वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ये है बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल जो है ये मानव विद्वान जो है ये एक विद्वान है और ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभव अवधारणा में किसको माना गया? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक को जो है संभववाद अवधारणा में जो है इसको महत्वपूर्ण घटक माना गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नव निश्चयवाद में संबंधित कौन है? नव निश्चयवाद से कौन इसमें से संबंधित है ये बताना है। तो ये है टेलर। टेलर जो है नव निश्चयवाद से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है प्राचीन महाकाव्य। प्राचीन महाकाव्य जो ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इससे जो है हिस्ट्री का जो है नॉलेज हमें प्राप्त होता है, बाकी तीनों से जो है भौगोलिक सूचना का प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इनमें से बताना है कि कौन से कथन से जो है हमें भूगोल के बारे में पता नहीं चलता। ये हो जाएगा समकलात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी तीनों ऑप्शन से जो है भूगोल का वर्णन प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो ये हो जाएगा तकनीक। तकनीक जो हुआ सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रकृति और मानव के बीच में जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से जो है पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है? इनमें से परिवहन। परिवहन जो वो मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। इसके बिना काम आदमी चल सकता है, लेकिन कृषि के बिना, गहन गृह निर्माण के बिना और वस्त्र उद्योग के बिना जो है मानव की मूल आवश्यकता का जो है पूर्ति नहीं हो सकता। ओके, इसके बिना, तो इसलिए जो है ये आवश्यक है मानव की मूल आवश्यकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या संगठन का अंग, जनसंख्या का घनत्व जो है वह जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। बाकी आयु संरचना, लिंग संरचना और साक्षरता जो है ये सारे जो है जनसंख्या संगठन के अंग हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे सबसे कम है, किस क्षेत्र में? तो ये बताना है आपको। ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में जो ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल में जो है 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों के प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित किसे नहीं किया जाता? ये भंडारण को जो है प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता, बाकी तीनों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है?
किस हिसाब से किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा? काम और रोजगार। भारत के जो है पुरुष जो है वो प्रवास करके दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं, दूसरे कंट्री जाते हैं। किस कारण से जाते हैं? काम और रोजगार को लेके जाते हैं बाहर। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा? ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है सारे कॉन्टिनेंट में से। नेक्स्ट है उच्च जनसंख्या दर वाला देश कौन सा है? उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला दर कौन सा है ये बताना। तो ये है यमन। यमन जो है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला दर है। ये भी कहाँ का है? अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यह है स्थलाकृति। स्थलाकृति जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो ये भी 1999 में। 1999 पूरे विश्व की मानव की जनसंख्या जो है वो 6 अरब हो गई थी। निम्न में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? किस देश का जनसंख्या जब बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ये लाटविया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाटविया। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस देश की जनसंख्या दिए गए ऑप्शन में से बताना सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या। ऐसे पूरे वर्ल्ड में जो है ओवरऑल काउंट कीजिएगा तो चाइना का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद जो है इंडिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ये बताना है आपको। दिए नोइस्टीन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है तो ये हो जाएगा आवास। आवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं जो है जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। सऊदी अरब में किस दिशा में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? किस दिशा में है? तो ये है पश्चिमी दिशा में। सऊदी अरब के पश्चिमी दिशा में जो है सबसे घनी आबादी है प्राचीन काल से ही। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों की नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। 1970 के करीब जो है विकासशील देशों की और विकसित देशों की जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या जो है लगभग बराबर थी। तो ये थे ज्योग्राफी के प्रीवियस 10 ईयर्स के जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, उसके जो है सेट 1 थे ये। इसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपके ये एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, अपकमिंग जो भी बोर्ड एग्जाम है आपके उसके लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।